फर्मेंटेशन। आज हम लेंगे पायरुविक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन। हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में बन गया पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को हम पायरुवेट भी कह देते हैं क्योंकि आयनिक फॉर्म में चलेगा तो ये पायरुवेट बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस सभी ऑर्गेनिज्म में सेम है, प्लांट में भी, एनिमल्स में भी, माइक्रोब्स में भी, हर ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में जो पहली प्रोडक्ट है वो क्या है? पायरुविक एसिड। ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। अब इसका पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड एनारोबिक कंडीशन में, फर्दर ऑक्सीडेशन इन एनारोबिक। एनारोबिक होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, तो साइटोप्लाज्म में ही, इन दी साइटोप्लाज्म इन, तो साइटोप्लाज्म में इसका आगे ऑक्सीडेशन होता है। और ये ऑक्सीडेशन दो तरह से होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द साइटोप्लाज्म दिस पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडाइज। पायरुविक एसिड से क्या होता है? इससे या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा। जिनमें CO2 भी बनते हैं। तो ये दो तरह का ऑक्सीडेशन है एनारोबिक। इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन। किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल में टूटना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज नोन एज फर्मेंटेशन। जनरली फर्मेंटेशन में कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल में टूटता है। तो इसमें हम पहले बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ये जो पायरुविक एसिड है, दिस पायरुविक एसिड इन दी साइटोप्लाज्म। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये जो पायरुविक एसिड है ये NADH+ को NAD+ में कन्वर्ट कर देता है और इसमें इसको हम कहेंगे लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम है। इस एंजाइम में वो जो NADH वहां बना था ग्लाइकोलाइसिस में, दैट NADH इज कंज्यूम्ड एंड दिस पायरुविक एसिड नाउ कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। दिस इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारी मसल्स में होता है एनारोबिक कंडीशन में। जब हम ज्यादा काम कर लेते हैं तो हमारी मसल्स में भी होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में होता है, इन दी लैक्टोबैसिलस। So this type of fermentation in which pyruvic acid breaks into lactic acid is known as lactic acid fermentation। ये पहला फर्मेंटेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। अब इसके बाद दूसरा फर्मेंटेशन इथेनॉल वाला, इसको हम कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। द सेकंड केस इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? वो पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस बनता है, दैट पायरुविक एसिड फर्स्ट in the presence of alcoholic dehydrogenase
वैसे तो पहले एसिटल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में इसमें CO2 निकलेगी और ये अगले स्टेप में ये एसिटल्डिहाइड से ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5OH प्लस CO2। ये प्रोसेस इसमें भी NaDH प्लस H प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा NaD प्लस में, तो ये वापस फिर वही ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में चला जाएगा। NaD प्लस वहां से फिर NaDH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। ये प्रोसेस होती है यीस्ट में। यीस्ट में जो एंजाइम होता है जाइमेज, वो एंजाइम की इसमें जरूरत पड़ती है, तो यीस्ट के अंदर इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में ये एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल बन जाते हैं तो ये उसका नुकसान हो जाता है। यीस्ट 13% एल्कोहल में, अगर एल्कोहल की परसेंट 13% और मोर हो जाती है देन द यीस्ट सेल डाई। इसमें यीस्ट सेल डाई, इस सेल में जाती है। तो ये इस तरह से इसमें इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं फर्दर एटीपी नहीं बनते। तो इसमें जो कंडीशन है दोनों में द ATP आर फॉर्म्ड ओनली इन ग्लाइकोलाइसिस। केवल ग्लाइकोलाइसिस में ATP बनेंगे और ATP ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं? 2 ATP। इनमें जो एनर्जी है बहुत कम बनती है, दे प्रोड्यूस वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओनली 2 ATP आर प्रोड्यूस्ड इन द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दोनों में ही केवल 2 ATP बनते हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट है। एंड इन दिस O2 इज नॉट नीडेड। O2 की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना ही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, ना ही एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। बोथ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एज वेल एज alcoholic fermentation are anaerobic process. They both occur in the cytoplasm. In them partial oxidation takes place. There is no more energy is released, so then the energy is very less produced in this case. तो ये तो था हमारा फर्मेंटेशन। या फर्मेंटेशन है एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड, और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। बट मैनी ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कंप्लीट ऑक्सीजन कहते हैं, अब उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा? सबसे पहले ये जो पायरुवेट है, दिस पायरुवेट गोज टू माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन है, in the presence of oxygen, it goes to the mitochondrial matrix। तो सबसे पहले कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा। अब यहां पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस ये लेके बना देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस
NaDH प्लस H प्लस प्लस CO2। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाएगा। पायरुवेट एसिड में 3 एटम कार्बन के हैं, 3 कार्बन एटम होते हैं। यहां कितने रहेंगे? 2 कार्बन एटम और 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो ये है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इंटू एसिटाइल कोएंजाइम। ये इसका पहला स्टेप है। सबसे पहले ये इसमें होता है पायरुविक एसिड से क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, अब ऑक्सीडेशन ऑफ acetyl coenzyme. This oxidation takes place in the mitochondrial matrix again, and it takes place in the cycle. And the cycle is known as TCA cycle or tricarboxylic acid. Tricarboxylic acid cycle. And this cycle was discovered by a scientist named as Hans Crabbe. Hans Crabbe was the scientist who discovered it. The name of that scientist cycle is known as Crabbe's cycle. Because Hans Crabbe has discovered this cycle, so this cycle is named as Crabbe cycle. This Crabbe cycle was discovered by Hans Crabbe. Hans Crabbe was a scientist who has discovered this cycle. So the name of that scientist, the name is written as Hans Crabbe. हंस क्रैब का जो साइकिल है, इस साइकिल में यहां इस प्रोसेस में जो टीसीए साइकिल है, इस टीसीए साइकिल में ये एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है। अब हम ऑक्सीडेशन लेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में। इसमें जो ये एसिटाइल कोएंजाइम में आया, दिस एसिटाइल कोएंजाइम एंटर इन दी टीसीए साइकिल और वी से इट क्रैब साइकिल। This Crabbe cycle is a very complicated cycle. In the Crabbe cycle, the first product that enters in the Crabbe cycle is acetyl coenzyme A. This acetyl coenzyme is a 2-carbon compound, and this 2-carbon compound, after reaction with oxaloacetic acid OAA, OAA is known as oxaloacetic acid. It is 4-carbon compound and it forms a 6-carbon compound citric acid. In this coenzyme A is removed and that coenzyme A again enters in the processing of pyruvate. ये कोएंजाइम इसमें से निकल जाएगा। कोएंजाइम निकलने के बाद फिर से वो पायरुवेट के प्रोसेसिंग में काम आ जाएगा, फिर से एसिटाइल कोएंजाइम बनाने में काम आ जाएगा। तो ये जो कोएंजाइम है ये अपना साइक्लिक पाथ में चला जाएगा। इसके बाद सिट्रिक एसिड के बाद दिस सिट्रिक एसिड आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 एंड आल्सो NaDH+, इसमें NaD+, NaDH+, H+. Here 2 reactions are taking place. One is decarbonylation, removal of carbon dioxide, and another is dehydrogenation. Actually, this reaction takes place into 3 steps. First, citric acid change into cis-aconitic acid, and then in the isocitric acid, then in the citric acid. तो इस प्रोसेस में क्या बनेगा? ये खो के कार्बन डाइऑक्साइड खो के ये बनेगा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड।
After losing of carbon dioxide and after losing of hydrogen, it changes into alpha ketoglutric acid. After this, in the next step, here again this alpha ketoglutric acid, after further oxidation, it will again lose one molecule of carbon dioxide and NAD plus. After taking of hydrogen from this, it will change into NADH plus H plus, and here ADP will convert into ATP. 1 ADP into ATP. This is the next step. In this, the three reactions are taking place. One is phosphorylation of ATP. Second is dehydrogenation of alpha ketoglutarate and decarboxylation. And here it will form succinic acid. Here the 4 and 2, it will be 6 carbon compound. It will be a 5 carbon compound because one carbon dioxide has been removed. Again it will be a 4 carbon compound. Succinic acid has 4 carbons. Sequentially the number of carbon atoms is decreasing in this process. Now this succinic acid, in the next step, after removal of hydrogen, here FAD will change into FADH2. Here again dehydrogenation, the reaction is dehydrogenation. Because the removal of hydrogen is taking place and it will convert into malic acid. After removal of hydrogen, the succinic acid will change into malic acid. Again this malic acid, after removal of hydrogen, it will again change into NAD plus. It will take hydrogen from here. It will change into NADH plus H plus, and it will change into oxaloacetic acid. It will also having 4 carbon. It will also having 4 carbon. This is the cyclic path of Krebs cycle. It is very simple according to your book. I have told you that in this reaction, if you see what is happening. In this reaction, you have seen that at this step 1 NADH plus, at this step 1 NADH plus, and at this step again 1 NADH plus, and here FAD. It means in Krebs cycle, three NADH plus H plus and 1 FADH2 plus 1 ATP. Actually, this ATP is a GTP. Here, the GDP change into GTP, but we compare it with ATP. ATP and GTP both are the same in the form of energy. Therefore, we can say that here one molecule of ATP is formed. So now we will take the net gain of the process. What are the net gain in this process? In the form of energy, what are the changes that are occurring in the form of energy? What is the change in energy? Energy change. Total. 1 mole of glucose in glycolysis. It is giving net 2 ATP, 2 NADPH2, and 2 molecule of pyruvic acid. 2 molecule of pyruvic acid in processing of pyruvate. In processing, they are forming 2 molecule of
एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस 2 मोलिक्यूल ऑफ NADPH प्लस H प्लस। एक मोलिक्यूल एक NADPH को लेता है तो दो मोलिक्यूल दो को लेंगे। इसके बाद आगे इन Krebs साइकिल टू मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बिकॉज द साइकिल विल अकर फॉर टू मोलिक्यूल। ये क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म 3 each, that is 6 molecule of NADH plus H plus 2 molecule of FADH2 plus 2 GDP और GTP और ATP। GDP को हमने GTP को ATP के इक्विवेलेंट मान लिया था। ये इसकी नेट गेन है, टोटल प्रोडक्शन ये होती है। सो फाइनल टोटल आप काउंट करें, NADPH2 2 4 और 6 10, तो ये हो गया 10 मोलिक्यूल ऑफ NADPH प्लस H प्लस, 2 मोलिक्यूल FADH2 और 2 और 2 4, 2 ATP ये है, 2 के इक्विवेलेंट ये है, प्लस 4 ATP। ये इसकी नेट गेन है। अब इसमें से जब हम टोटल बात करेंगे, 1 NADPH प्लस H प्लस इज इक्वल टू 3 ATP बनाएगा, 1 FADH2 2 ATP बनाएगा आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो टोटल एनर्जी कितनी बनेगी? टोटल एनर्जी 10 NADPH2 3 के हिसाब से 30, 2 FADH2 2 के हिसाब से 4 और 4 मोलिक्यूल ATP के, तो टोटल बने 38 मोलिक्यूल ऑफ ATP इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ये FADH2 और NADPH2 ये आगे जाके ऑक्सीडाइज होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। दिस इज द सिंपल ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन।